बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। तो कल तक हमने हाफ वेव रेक्टिफिकेशन के बारे में पढ़ लिया था, ठीक है। और आज हमने जो है वो उसकी आरएमएस वैल्यू के बारे में पढ़ना है, ठीक है। आरएमएस के बारे में जानने से पहले आप एक चीज़ जान लें कि हमारे लिए एवरेज वैल्यू क्यों ज़रूरी होती है। अब जैसे हमारी एसी वेव है, उसमें नंबर ऑफ़ वैल्यूज़ होती हैं, ठीक है। उसमें पॉजिटिव पीक होती है, उसमें ज़ीरो वैल्यू होती है और उसमें नेगेटिव वैल्यूज़ भी इंक्लूडेड होती है। तो अगर हमने किसी एक वैल्यू से बताना है कि हमारे एसी की वैल्यू क्या है, तो हम क्या बताएंगे? हम कहेंगे कि वो ज़ीरो से स्टार्ट होती है और 220 तक जाती है, फिर वापस ज़ीरो होती है। इस तरह तो नहीं बताएंगे ना, हम जस्ट वन वैल्यू के बारे में बताएंगे। इस वजह से एवरेज वैल्यू के बारे में जानना ज़रूरी है, ठीक है। और एवरेज जो है वो हमारी टोटल नंबर ऑफ़ वैल्यूज़ से मिलके बनता है। तो लेट्स से कि जितनी भी वैल्यूज़ आ रही हैं, ठीक है, हमारी वेव के अंदर, वो फ़र्ज़ कर लेते हैं एक +5 वोल्ट आ रही है और -5 वोल्ट आ रही है। आप +5 एंड -5 को करें ज़रा ऐड, ज़ीरो आएगा। एवरेज वैल्यू हमारी सिग्नल की ज़ीरो बन रही है, ठीक है, लेकिन पावर तो फिर भी है, पावर तो फिर भी मिल रही है उस हमारी इलेक्ट्रिकल अप्लायंस को। तो यहाँ पे क्या प्रॉब्लम है? अगर एवरेज वैल्यू ज़ीरो आ रही है, इसका मतलब एवरेज वैल्यू हमारे किसी काम की नहीं है इस टाइम पे, ऐसा ही है। तो हम क्या करेंगे, हमने जो है वो एक कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस किया आरएमएस वैल्यू का, ठीक है। अब आरएमएस क्या होती है? आरएमएस बेसिकली जिस तरह डीसी हमें जो है वो एक कांस्टेंट वैल्यू देती है, ठीक है, वोल्टेज के लिए, बिल्कुल ऐसे ही आरएमएस जो है वो भी हमें एक वैल्यू देती है और वो डीसी के इक्विवेलेंट ही होती है। जो मज़े की बात है, क्योंकि डीसी के साथ डील करना, उसके फार्मूलाज के साथ डील करना हमारे लिए इजी है। एक चेंजिंग चीज़ के फार्मूला जो नॉन लीनियर हो, ठीक है, उनके साथ डील करना हमें मुश्किल लगता है। तो हम क्या करते हैं, आरएमएस वैल्यू को डीसी के इक्विवेलेंट ही कर लेते हैं। हमने इसको डिफाइन ही इस तरीके से किया है कि आरएमएस वैल्यू वो वैल्यू होती है जितनी एनर्जी कोई अप्लायंस ले रही है, ठीक है, इन अ सर्टेन अमाउंट ऑफ टाइम, ठीक है, वो उसी के बराबर होगी। आरएमएस वैल्यू उसके बराबर होगी कि जितनी एक कांस्टेंट डीसी डिलीवर करता है, ठीक है। तो इसकी वजह से हमारे जो है मैथमेटिकल सॉल्व करना बहुत ज़्यादा इजी हो गया। पावर के फार्मूला जो डीसी के लिए थे वही हमने एसी के लिए यूज़ करना शुरू कर दिया। इस वजह से आरएमएस हमारे लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और घरों में भी जो हम बताते हैं एसी मेन से जो वैल्यू आती है, एसी मेन्स में जो हमारे पास वोल्टेज की वैल्यू होती है वो 220 वोल्ट होते हैं। तो बेसिकली इट्स दी आरएमएस वैल्यू, जबकि जो पीक वैल्यू होती है वो डिफरेंट होती है, वो 311 वोल्ट्स होती है। तो इसी तरीके से हमने आरएमएस का कॉन्सेप्ट लेना है और आरएमएस वैल्यू निकालते किस तरीके से हैं और एवरेज वैल्यू किस तरीके से निकालते हैं, आज हमने इस चीज़ के बारे में पढ़ना है। तो बहुत ही मज़े का इंटरेस्टिंग सा कॉन्सेप्ट है। तो चलें स्टार्ट करते हैं। तो जैसे कि मैं बता रही थी कि आरएमएस वैल्यू हमें क्यों चाहिए थी, क्योंकि हमने बेसिकली एवरेज वैल्यू निकालनी थी। एवरेज वैल्यू जो है वो फॉर अ गिवन वेव, उसकी दो एक्सट्रीम वैल्यूज़ को एडअप करने से आएगी। तो अगर करंट की बात कर रहे हैं तो पॉजिटिव आई नोट और नेगेटिव आई नोट डिवाइडेड बाय द टोटल नंबर ऑफ़ वैल्यूज़, जो कि 2 है टोटल नंबर ऑफ़ वैल्यूज़, तो हमारे पास 0 आंसर आ जाएगा। सेम केस विद दी वोल्टेज एवरेज, ठीक है, वोल्टेज का एवरेज करें तो वो भी 0 आएगा। एवरेज वैल्यू गिव 0 आंसर बट द पावर इन दी लोड रजिस्टर 0 नहीं होती, उसको तो पावर मिल रही है, उसको तो एनर्जी डिस्ट्रीब्यूट हो रही है। और तो और जो पावर का फॉर्मूला होता है वो भी V²/R होता है। अगर हम V की वैल्यू 0 डालें, V एवरेज की, बेसिकली हमें क्या चाहिए, हमें पावर के फॉर्मूला में V के लिए या I के लिए वैल्यू चाहिए। वो हम कॉन्टिन्यूस वैल्यूज तो नहीं डाल सकते, नंबर ऑफ वैल्यूज तो नहीं डाल सकते, हमें एक वैल्यू चाहिए ना, एक। तो हमें एवरेज वैल्यू चाहिए थी और एवरेज वैल्यू 0 आ रही है, आप क्या करें? ऐसा ही है ना। तो इस वजह से हमारे पास आरएमएस का कॉन्सेप्ट आता है। पहले कॉन्सेप्ट पढ़ लेते हैं। तो कॉन्सेप्ट ये है कि आरएमएस वैल्यू ऑफ एसी इज द इफेक्टिव वैल्यू ऑफ एसी दैट प्रोड्यूसेस द सेम हीटिंग इफेक्ट। वो सेम हीटिंग इफेक्ट प्रोड्यूस करती है इन अ रेजिस्टर, किसी भी रेजिस्टिव लोड में, एज एन इक्विवेलेंट डीसी वोल्टेज। जितना कि एक डीसी वोल्टेज जो है प्रोड्यूस करती है वो भी उतना ही जो है वो लोड प्रोड्यूस करती है। तो ये हमारे लिए एक तरह से डीसी इक्विवेलेंट के बराबर होता है, ठीक है। आरएमएस टेल्स अस इक्विवेलेंट डीसी वैल्यू दैट प्रोड्यूसेस द सेम पावर। पावर हमारे लिए क्यों ज़रूरी है? क्योंकि जितने भी रेजिस्टिव लोड्स हैं उसमें हम जो है ना, उसमें हम पीक वोल्टेज की बात नहीं करते, हम करंट की बात नहीं करते, ठीक है। उसमें हम बात करते हैं कि पावर कितनी डिलीवर हुई।
तो पावर ऑफ AC इक्वल है पावर ऑफ DC के। AC की पावर और DC की पावर जो है वो बराबर हो जाती है, मतलब RMS के लिए, ठीक है। मतलब ये कि अगर 220 वोल्ट का DC हीटर है वो भी उतनी ही हीट प्रोड्यूस कर रहा है, और 220 वोल्ट की RMS वैल्यू में जो AC है, AC की जो RMS वैल्यू है वो भी सेम ही हीट प्रोड्यूस करेगी। अच्छा, अब मैं जैसे बात कर रही थी कि पावर का कॉन्सेप्ट हमारे लिए ज़रूरी है और पीक वोल्टेज का ज़रूरी नहीं है, वो इस वजह से क्योंकि जो इलेक्ट्रिकल अप्लायंस हैं उन्हें कोई वोल्टेज हाइट पे जो है ना वो रन नहीं कर रही होती। उन्हें कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि वोल्टेज की हाइट कितनी है, ठीक है। उन्हें कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि करंट कितना फ्लो कर रहा है। वो किस चीज़ पे जो है वो रिलाई कर रही होती है, अमाउंट ऑफ एनर्जी डिलीवर्ड पर सेकेंड, कि पर सेकेंड में या पर आवर में कितनी एनर्जी जो है वो डिलीवर हो रही है। तो उनको एक वैल्यू चाहिए होती है। पावर हमें क्या बताती है कि हाउ हॉट आयरन गेट्स, कितना हमारी जो इस्त्री है वो कितनी गर्म हो जाएगी, बल्ब कितना ज़्यादा जो है वो ब्राइट ग्लो करेगा, या फिर फैन कितना फास्ट रोटेट करेगा। अब यहाँ पे हमें कोई वोल्टेज, यहाँ हमें किसी वोल्टेज की ज़रूरत नहीं है, करंट की ज़रूरत नहीं है, बल्कि पावर जो है वो मेन फैक्टर है इन अप्लायंसेस में। सो इंस्टेड ऑफ यूजिंग चेंजिंग वैल्यूज़ को यूज़ करने के बजाय हम एक ही वैल्यू को यूज़ करते हैं, और वो जो वैल्यू है इट हैज़ द सेम एनर्जी डिलीवर एज अ कांस्टेंट DC वैल्यू। एक कांस्टेंट DC जितनी वैल्यू को जो है वो डिलीवर करता है, साइंटिस्ट ने उसको उसी के बराबर कर दिया उस वैल्यू को, ठीक है। तो RMS वैल्यू जो है वो इफेक्टिव DC इक्विवेलेंट यानी वोल्टेज के बराबर होती है। क्यों? क्योंकि पावर का जो फॉर्मूला, अच्छा हाँ, अब जो हमारे फॉर्मूलाज है ना, ये I²R, ये फॉर्मूलाज आपने पढ़े होंगे, DC करंट में यूज करते हैं हम, और V²/R, मतलब ये दो फॉर्मूलाज हैं, और ये डायरेक्ट करंट के लिए या कांस्टेंट वैल्यूज के लिए, जो डायरेक्ट करंट के लिए जो हम फॉर्मूलाज यूज करते हैं वो ये हैं। तो अब देखिए हमें फायदा क्या हुआ, इसके बराबर करने का, RMS वैल्यू को इफेक्टिव DC इक्विवेलेंट के बराबर करने का हमें फायदा ये हुआ कि हम DC के फॉर्मूलाज जो है वो यूज कर सकते हैं अब, ठीक है। अब हमें AC के लिए कोई न्यू फार्मूलाज इजाद करने की ज़रूरत नहीं है, हम डायरेक्ट करंट के फार्मूलाज इसमें यूज़ कर सकते हैं। ओके, तो हमने RMS का जो है वो कॉन्सेप्ट ले लिया। हाँ, अब RMS निकालने का ईजीएस्ट वे, उसके स्टेप्स हैं कुछ। सबसे पहला स्टेप जो है वो उसका ये है कि आपने जो भी आपकी टर्म्स है ना, बजाय इसके कि आप सिंपल वोल्टेज लें, आप वोल्टेज का स्क्वायर करें, ठीक है। आपने सबसे पहले अपने वोल्टेज का स्क्वायर करना है। ये वोल्टेज है, आप इसका स्क्वायर करेंगे तो ये डबल एम्पलीट्यूड आ जाएगा, और आप नीचे वाली वैल्यू यानी नेगेटिव का स्क्वायर करें तब भी वो पॉजिटिव में ही आता है, तो ये इसका स्क्वायर हो जाएगा। ग्राफिकली भी बता दिया। सेकंड स्टेप में आपने क्या करना है, अब आपने उसकी दो वैल्यूज का स्क्वायर लेना है, ठीक है। देखिए यहाँ पर ना, यहाँ पर आपके पास जो दो मेन वैल्यूज थी वो ये थी, पॉजिटिव एंड नेगेटिव, तो आपने इन दोनों का एवरेज लिया या ऐड किया तो 0 आया। लेकिन इस टाइम पे जो दो वैल्यूज बन रही हैं वो ये तो नहीं बन रही, इस वेव के अकॉर्डिंगली नहीं आ रहा, वो इसके अकॉर्डिंगली आ रहा। मतलब एक वैल्यू 0 है, दूसरी वैल्यू V² है, मतलब V0 जो उसकी वैल्यू है, दूसरी वैल्यू उसकी ये बन रही है। तो अब आप यहाँ पे क्या करेंगे, आप जो दो वैल्यूज थी, एक 0 और एक V0, आप इनके स्क्वायर्स लेंगे, ठीक है। जो आपने इनके स्क्वायर्स लिए डिवाइड किया 2 से, तो हमारे पास जो एवरेज वैल्यू आई वो V0² 2 आई। अब आप यहाँ पे देखें कि हमारा एवरेज 0 नहीं है, ठीक है, तो हमें फ़ायदा हो गया। अब हमने क्या करना है, इसका अंडर रूट लेना है। जब आप इसका अंडर रूट लेंगे तो आपके पास आएगा V0/√2। तो RMS वैल्यू जो मैक्सिमम या पीक वैल्यू होती है उसके √2 या फिर 0.7 टाइम्स जो है वो V0 होती है। ओके, तो हमने आज हाफ वेव रेक्टिफिकेशन में उसकी RMS वैल्यू निकाल ली है। जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया था कि RMS वैल्यू AC की वो इफेक्टिव वैल्यू होती है, ठीक है, जो कि सेम पावर प्रोड्यूस करती है। पावर का क्या मतलब है, मतलब वो हीटिंग इफेक्ट प्रोड्यूस करती है किसी भी रेजिस्टिव लोड में, जितना कि एक इक्विवेलेंट DC वोल्टेज प्रोड्यूस करता है। तो इसका क्या फ़ायदा हुआ हमें कि हम कह सकते हैं कि जो पावर DC है वो पावर AC के बराबर है। मतलब अब हमें कोई भी अलग से फॉर्मूला नहीं निकालना पड़ेगा AC के लिए। जो DC का फॉर्मूला है, मतलब I²RT, हम हीटिंग इफेक्ट में पावर का फॉर्मूला है ये, या हीटिंग इफेक्ट का फॉर्मूला है किसी भी DC के लिए, DC लोड के लिए, तो वही हम AC में लगा देंगे। तो एक तरफ हमने AC को इक्वेट किया और दूसरी तरफ हमने DC को इक्वेट किया। अगर हमने करंट की RMS वैल्यू निकालनी है तो हम लिखेंगे I²RT, और दूसरी तरफ हमारे पास क्या इक्विवेलेंट आ गया, DC के इक्विवेलेंट आ गया। अब देखें आपके पास
जो डीसी वैल्यू होती है ना, मतलब डीसी यानी एक स्ट्रेट लाइन वैल्यू, डीसी की वैल्यू क्या होती है, एक स्ट्रेट लाइन होती है ना। एसी के लिए जो वैल्यू होती है ना वो कर्व होती है, इस तरीके से कर्वी वैल्यू होती है। तो अब देखिए हम जो है ना इसमें स्ट्रेट लाइन तो नहीं कर सकते ना, स्ट्रेट लाइन। अब हमने वेक्टर्स में भी हमने ये चीज़ पढ़ी हुई है कि अगर आपके पास कोई इस तरह का कर्व पाथ हो तो आप उसकी वैल्यू किस तरह निकालते हैं, आप छोटे छोटे पैचेस कंसिडर करते हैं, छोटे छोटे पैचेस आप कंसिडर करें इस पे, ठीक है, और आप उनको कहें कि ये डीसी इक्विवेलेंट है। और अगर आप उन तमाम पैचेस को इंटीग्रेट कर दें किसी भी टाइम पर, तो क्या होगा, आपके पास वही वैल्यू आ जाएगी जो हमारे पास डीसी के लिए आती है। तो देखिए यहाँ पर भी हमने सेम यही चीज़ की, हमने 0 से लेकर टी यानी टी टाइम पीरियड तक हमने जितनी भी हमारे पास वैल्यूज थी उनको हमने इंटीग्रेट कर दिया, ठीक है। तो 0 से टाइम पीरियड टी तक हमने इंटीग्रेट कर दिया। ये हमारे पास इसकी मैक्सिमम वैल्यू है करंट की I² जो कि टी पे डिपेंड कर रही है। इसका फंक्शन भी अभी हम देखेंगे कि क्या बन रहा है, आर और साथ में dt, मतलब डेरिवेटिव एंड इंटेग्रल दोनों साथ साथ। अब सेकंड स्टेप में आपका आर और आर जो है वो कैंसिल हो जाएगा और ये जो टाइम पीरियड है ये नीचे आ जाएगा यहाँ पर t, क्योंकि हमने निकालना किसको है, हमने IRMS निकालना है ना। तो हम क्या करेंगे, बाकी सारी चीज़ों को उधर शिफ्ट कर देंगे। अब यहाँ पे आपके पास I² t और साथ में dt। अब इस चीज़ को सॉल्व करने से पहले ये चीज़ जानना ज़रूरी है कि ये जो करंट वेव फॉर्म है इसका जो है फंक्शन क्या बन रहा है। I² एज इट इज़ तो नहीं है ना, इसमें किस चीज़ का फंक्शन है। ये जो वेव है ये साइन की वेव है, कोसाइन की वेव है, स्क्वायर वेव है, कौन सी वेव है, तो ये साइन की वेव है और IM इसकी मैक्सिमम वैल्यू है और साइन ओमेगा t। 0 से पाई तक हमारे पास जो है ना हमारे पास ये फंक्शन बनता है, मतलब वेव एग्जिस्ट हाफ वेव में। और पाई से 2 पाई तक हमारे पास 0 होती है। आपको पता है हाफ के लिए वो शो ही नहीं करता, बिल्कुल ऐसे जिस तरह यहाँ पर अगर हमारी डिग्री, अगर हम यहाँ पे रेडियंस में देखें तो ये जो है 0 होगा, ये π/2 है, ये पाई है, यहाँ पर जाकर ये आपका 2 पाई बनता है। तो देखिए अब यहाँ पर भी तो वो सेम चीज़ कह रहे हैं, 0 से पाई तक वेव एग्जिस्ट कर रही है, ठीक है, एंड पाई से 2 पाई तक वेव डज नॉट एग्जिस्ट। देखिए वेव यहाँ पे एग्जिस्ट नहीं करी, ठीक है। पाई कहते हैं या t/2 कहते हैं और t/2 टाइम पीरियड से टाइम t तक, ठीक है, तो ये एक ही बात है। तो अगर हम इसको टाइम पीरियड के हिसाब से देख रहे हैं तो 0 से t/2 तक हमारी वेव एग्जिस्ट कर रही है और t/2 से t तक तो वेव एग्जिस्ट नहीं करी, तो उस वाले पार्ट को हमने लिखा ही नहीं। मतलब 0 से t तक को हमने ब्रेक कर लिया, 0 से t/2 एंड t/2 से t तक। अब यहाँ पे जो IM² हमारा वो क्या आ जाएगा, वो बाहर आ जाएगा, ठीक है, क्योंकि ये कांस्टेंट टर्म है। और साइन स्क्वायर ओमेगा t को हम इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं हमारे उस डबल एंगल्स की वजह से, ठीक है। तो 1 - cos 2 ओमेगा t डिवाइडेड बाई 2 हमारे पास ये आ जाएगा। अब हम क्या करेंगे, इनको सेपरेट कर देंगे। 1/2 dt को हमने एक तरफ कर दिया, यहाँ पे लिमिट्स मैंने नहीं डाली अपनी ईज के लिए और cos 2 ओमेगा t डिवाइडेड बाई 2 को हम एक तरफ कर देंगे, ठीक है। अब देखिए, अच्छा देखिए ये जो 2 है ना ये दोनों कॉमन आ रहा है, ठीक है, तो हम इसको भी बाहर ले जाएंगे, ठीक है, यहाँ पे ये कॉमन के तौर पे आ जाएगा। और जब हम dt को इंटीग्रेट करेंगे तो t/2 आएगा, t/2 - 0। और यहाँ पर भी हमारे पास sin 2 ओमेगा t cos 2 ओमेगा t में कन्वर्ट हो जाएगा और नीचे आ जाएगा टाइम के साथ जो आ रहा है। अच्छा यहाँ पे 2 ओमेगा आना चाहिए था, आई थिंक यहाँ पे 2 ओमेगा आना चाहिए था, ठीक है, बट जो भी हो इसने हो तो कैंसिल ही जाना है। यहाँ पर क्या होगा कि साइन का कोई भी फंक्शन जो 2 ओमेगा के साथ आए, जो 2 पाई के साथ आए या फिर वो 0 के साथ है, यहाँ पर तो वो 0 ही हो गया, लेकिन यहाँ पर ये हमारे पास 2 पाई बन रहा है, ठीक है। तो साइन की कोई भी वैल्यू जो 0 पे हो या 2 पाई पे हो वो हमारे पास 0 ही होती है, मतलब 360 या फिर 0 पे वो 0 ही होगा। तो ये दोनों हमें 0 दे देंगे, यहाँ से हमें कोई भी रिजल्ट नहीं मिलेगा। जबकि यहाँ पे क्या होगा, हमें सिर्फ t/2 मिला था, ठीक है। अब ये t से कैंसिल आउट हो जाएगा और ये IM²/4 आ जाएगा, ठीक है। और जब हम इसका अंडर रूट लेंगे, क्योंकि हमें सिर्फ IRMS की वैल्यू चाहिए, तो IM/2 आ जाएगा हाफ वेव रेक्टिफिकेशन के लिए। तो गाइज ये हमारे पास आंसर था। पिछला जो हमें आंसर निकला था वो क्या था, वो √2 के साथ था, ठीक है, मतलब वो हमें ज्यादा वैल्यू दे रहा था, 0.7 समथिंग हमें कोई वैल्यू देगा, ठीक है, फुल वेव के लिए। जबकि हाफ वेव के लिए जो इसकी RMS वैल्यू होती है वो ऑलमोस्ट हाफ होती है। मतलब ये कि अगर आपके पास मैक्सिमम वैल्यू जो है वो ये बन रही है, लेट्स से अगर ये करंट की मैक्सिमम वैल्यू ये बन रही है, तो RMS वैल्यू इसकी कहीं मिड में आएगी, ठीक है, यहाँ कहीं आएगी इसके मिड में RMS वैल्यू, जो कि हमें सेम पावर देगी जितनी की ये DC लोड हमें देता है।